तो ये स्टूडेंट्स ये सेकंड एटॉमिक मॉडल है बोर्ड्स का। देखो जिसमें क्या बोल रहा है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में रहता है तो उस ऑर्बिट में रहते हुए वो एनर्जी चेंज नहीं करता है ना। और एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट लूज और गेन एनर्जी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एक किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में है, सपोज कर लो ये न्यूक्लियस, इसके ये वाला ऑर्बिट है, मान लो ये न्यूक्लियस हो, ये ऑर्बिट है। अगर इलेक्ट्रॉन मान लो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है, फॉर एग्जांपल अगर सेकेंड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें ही घूम रहा है और कहीं नहीं, अगर इसी में है, तो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट दैट विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब तक रहेगा इट डज नॉट लूज और गेन एनर्जी। ये नहीं तो इलेक्ट्रॉन को नई एनर्जी गेन करेगा और ना ही लूज करेगा। इसका मतलब क्या होता है, दैट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर एनर्जी शेल रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसका एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। हाँ, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया या फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे वाले शेल में गया तो एनर्जी अलग सा होगा। मतलब इस पर्टिकुलर ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स्ड है, इस पर्टिकुलर ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स्ड है, एक और ऑर्बिट होता उसका एनर्जी फिक्स्ड है। समझ में? Therefore these orbits are called stationary states. Therefore these orbits are called stationary state. इसका मतलब क्या होता है stationary state का? इसका मतलब energy of electron does not change with time. Energy of electrons does not change with time. Energy of electron does not change with time. तो स्टेशनरी स्टेट का मतलब क्या हुआ, वो ऐसा एक फिक्स्ड ऑर्बिट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, नाइदर वो इलेक्ट्रॉन नहीं तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, ना ही एनर्जी को लूज करेगा। दैट पर्टिकुलर स्टेट इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट फॉर दैट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये था सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट एंड सेकेंड जो मॉडल था बोर्ड्स का, क्या हम लोग उसको एक साथ ऐसा बोल सकते हैं, एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम विदाउट लूजिंग और गेनिंग एनर्जी मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सेलेक्टेड पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट विच हैज़ द फिक्स्ड एनर्जी वैल्यू कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट। हमने क्या बोला, फर्स्ट बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में क्या बोला था कि एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ में घूमता है विदाउट लूजिंग और गेनिंग एनर्जी, दैट सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। और जब तक इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में है, उस ऑर्बिट का क्या होगा, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी क्या होगा, फिक्स्ड होगा, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो ये सेकेंड एटॉमिक मॉडल था बोर्ड्स का, ये लिख लो। ठीक है, लिख लिया, इसको वीडियो को पॉज करके लिख लो। अब सवाल है कैसा सर्कुलर ऑर्बिट पॉसिबल है। ये सर्कुलर ऑर्बिट आपने सर बना दिया यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। एक्चुअली में ये सर्कुलर ऑर्बिट होगा कहाँ पे और कैसा होगा सर्कुलर ऑर्बिट, मतलब कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे ये सर्कुलर ऑर्बिट होगा कैसे। तो इसके लिए हमें ये जो बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल है वो थर्ड मॉडल उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसमें बोलता है, चलो ये थर्ड जो मॉडल है थोड़ा अच्छे से समझो इसको। ये जो बोर्ड्स पोस्टुलेट है थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। यहाँ से क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पता चलता है, यहीं से क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। देखो अब बोलता है सर्कुलर पाथ, तो सर आपने बना दिया, ठीक है, आप अपने मन से ऐसे सर्कुलर पाथ ऐसे ये बना दिए, ये बना दिया, लेकिन कहाँ पे सर्कुलर पाथ होगा, कौन सा वाला परमिटेड होगा सर्कुलर पाथ, अब ये पता चलेगा यहाँ से। तो बोलता है ओनली दो सर्कुलर ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π।
मतलब एंगुलर मोमेंटम जो होगा इलेक्ट्रॉन का mvr, अगर वो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो रहा है, होल नंबर मल्टीपल या फिर इंटीग्रल मल्टीपल बोलो, जैसे n मान लो ये एक मल्टीपल है ऑफ h/n इज ये जो है n इज मल्टीपल ऑफ h/2, ठीक है। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, अगर किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 का मल्टीपल होता है, जितना मल्टीपल होगा वही वाला उतना ही ऑर्बिट बनेगा, है ना। मान लो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी तक समझ में तुम्हें नहीं आया होगा। h/2 का वैल्यू मान लो मैंने बोला कितना है, 10 यूनिट, सपोज कर लो 10 यूनिट, 10 यूनिट है ना। अब थोड़ा ड्रॉ करते हैं हम लोग, समझना कि ऑर्बिट्स कहाँ पे बन रहा है, ये सब भूल जाओ, अभी थोड़ा MVR पे आते हैं। सपोज कर लो ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से हम लोग थोड़ा सा दूर जाते हैं, किसका, इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं हम लोग। हाँ, इलेक्ट्रॉन का अपना मास है, इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी से, सपोज v वेलोसिटी से घूम रहा है कहीं पे मान लो, और कितने डिस्टेंस पे, मान लो इस पर्टिकुलर r, इस पर्टिकुलर इसने mvr इतने डिस्टेंस पे घूम रहा है, और mvr किया हमने वैल्यू, तो मान लो आता है 10, मान लो आता है, सपोज कर लो मान कितना आया, सपोज कर लो आया 5, आया 5 mvr किया। ये इस रेडियस पे इलेक्ट्रॉन, इस रेडियस पे इलेक्ट्रॉन का मास, और जिस वेलोसिटी से घूम रहा है उस वेलोसिटी को हमने मल्टीप्लाई करके देखा 5 आया। यहाँ पे ऑर्बिट बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि बोला ऑर्बिट वहीं होगा जहाँ पे mvr का वैल्यू, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। mvr मतलब क्या, एंगुलर मोमेंटम, mvr मतलब एंगुलर मोमेंटम। ये तुमको पता ही होगा फिजिक्स में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम इज mv, जब वो रोटेशन में आता है विथ सर्टेन रेडियस r, दैट बिकम्स एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह होता है, ये देख लेना कैसे निकालते हैं हम लोग। एंगुलर मोमेंटम mvr है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये रेडियस न्यूक्लियस से मान लो इतने डिस्टेंस पे हमारा वैल्यू आ रहा है 5। तो यहाँ पे क्या ऑर्बिट बनेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि बोला है ऑर्बिट वहीं बनेगा जहाँ पे वो जो वैल्यू आएगा mvr का वो या तो 10 हो, या फिर 10 का मल्टीपल हो, या तो 1 टाइम हो या तो 2 टाइम हो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, या तो 2 टाइम्स हो या तो 3 टाइम्स हो या तो 4 टाइम्स हो 10 का, है ना। 10 क्या था, h/2 व्हाट वाज 10, h/2 10 क्या था, हमने क्या सपोज किया था, h/2 10 क्या था, h/2। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ क्या, कि ऑर्बिट कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे mvr का वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू या तो h/2 हो, या फिर उसका होल नंबर मल्टीपल, या फिर जिसको हम लोग इंटीग्रल मल्टीपल बोलते हैं वो हो, है ना। मतलब mvr का वैल्यू h/2 के बराबर हो, या फिर उसका सम मल्टीपल हो, सम इंटीग्रल मल्टीपल हो, n इक्वल्स टू व्हाट, या तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसा, ठीक है। तो जिस यहाँ पे फिर से देखो एक बार, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितना आया था, 5 आया था, लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, या तो 10 होना चाहिए, h/2 ना, मैंने 10 बोला था ना, या तो 10 होना चाहिए या फिर उसका मल्टीपल होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और दूर जाएंगे, मान लो थोड़ा सा और दूर गए हम लोग, तो हमारा ये वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। इस पर्टिकुलर जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, एक ऑर्बिट बन जाएगा, इस पर्टिकुलर जगह पे हमारा ऑर्बिट बन जाएगा। बात समझ में आया। वैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, और थोड़ा अब इधर जा रहे हैं, थोड़ा सा और डिस्टेंस में गए, है ना, और डिस्टेंस में गए, मान लो यहाँ पे आया, तो यहाँ से यहाँ रेडियस कितना है, मान लो r, है ना, r ही है, मान लो इसको r पकड़ा, अभी यहाँ पे r पकड़ लो, रेडियस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी, एंड इस वाले r को हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारा वैल्यू आ रहा है कितना, 18, सपोज कर लो 18। तो यहाँ पे क्या ऑर्बिट बनेगा, नहीं, क्यों, तो तुमको पता है या तो 10 होना चाहिए वैल्यू mvr का, या फिर 2 × 10 होना चाहिए,
ये तो 1/10 था ना, 1/10, या फिर 3/10 होना चाहिए, या तो 4/10 होना चाहिए, है ना। 10 को हमने क्या पकड़ा था, h/2, h/2 पाई, तो इसका मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे तो 1 का मल्टीपल था, तो हमने यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट बना दिया। यहाँ पे जब हम आए तो 18 वैल्यू आ रहा है। थोड़ा सा और आगे आकर के देखा कितना वैल्यू आ गया है, 20 आ गया। हाँ, थोड़ा सा और आगे आए तो क्या देखा, 20 आ गया है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक और ऑर्बिट बना देंगे। तो समझ में आ रहा है ऑर्बिट कैसा पॉसिबल है, कैसा पॉसिबल है, कौन सा वाला ऑर्बिट परमिटेड है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम या तो h/2 पाई होगा या फिर उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ओनली दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स आर परमिटेड। ठीक है, अब मुझे लगता है शायद तुम लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये बात देख लो, लिख लो इसको। तो ये जो पोस्टुलेट है, ये वाला अभी जो हमने पढ़ रहे, थर्ड वाला पोस्टुलेट, दिस पोस्टुलेट इंट्रोड्यूस करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दिस पोस्टुलेट लिख लेना, दिस पोस्टुलेट introduces the concept of quantization of angular momentum, the concept of quantization of angular momentum. This postulate introduces the concept of quantization of angular momentum. इस बात को समझना होगा। मतलब यहाँ पे हमने क्या बोला, ये क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ये वाले पोस्टुलेट से कॉन्सेप्ट आ रहा है। तुम्हें कॉन्सेप्ट आ रहा है क्या, कौन सा ये कॉन्सेप्ट का बात कर रहा है, देखो अभी समझ में आ जाएगा। एकदम ध्यान से समझो, कोई घबराने का, कोई हड़बड़ी का नहीं है कोई भी। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, इसको तुम प्रैक्टिकल लाइफ में सोच ही नहीं सकते हो। आगे चल के पढ़ोगे क्या, ये भी बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल भी क्या है, फेल हो गया, है ना। तो घबराना नहीं है, लेकिन पढ़ना हमें सब है, पढ़ना हमें सब है। समझो तो थोड़ा, साइंस लिया है, हर एक चीज़ को समझना होगा। ये जो पोस्टुलेट है, सेकंड वाला पोस्टुलेट, दिस इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइजेशन मतलब मैंने पहले ही बता दिया था। क्वांटाइजेशन मतलब पैकेट, फिक्स्ड अमाउंट। हाँ, तभी तो फिक्स था, तभी तो एक पर्टिकुलर जगह पे ही, एक फिक्स्ड क्वांटिटी पे ही, एक फिक्स्ड अमाउंट के आने के बाद ही, एक फिक्स्ड वैल्यू के आने के बाद ही यहाँ पे ऑर्बिट बना, फिर एक फिक्स्ड वैल्यू आने के बाद ही ऑर्बिट बना। तो ये किसकी वजह से ऑर्बिट बन रहा है, एंगुलर मोमेंटम। फिर एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम में जाकर के ये ऑर्बिट बन रहा है, फिर और आगे आएंगे तो एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम में जाकर के एक और ऑर्बिट बनेगा। सो दिस पोस्टुलेट इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है स्टूडेंट्स? वीडियो को पॉज करते रहो और लिखते रहो और पढ़ाई को एंजॉय करते रहो, है ना। मज़ा आ रहा है? अच्छा, क्या मज़ा आ रहा है सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे, आगे चल के जब फेल होने वाला है। खैर कोई बात नहीं, पढ़ना तो है सर, सिलेबस में है, और ये सब नहीं पढ़ोगे तो आगे समझ में आएगा नहीं। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है, अब ये जो फोर्थ पोस्टुलेट है, इसमें क्या पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी गेन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज भी कर सकता है। ठीक है, कब करेगा? तो मान लो हमारे पास एक ऐसा ऑर्बिट है, ये एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस छोटा सा, और ये बाहर ये सारा सर्कुलर ऑर्बिट है। और कैसा सर्कुलर ऑर्बिट, कौन सा वाला सर्कुलर ऑर्बिट परमिटेड है, ये तो पता है, जिसका एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू h/2 पाई, और जिसका एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू h/2 पाई और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। हाँ सर, यहाँ बताना भूल गया, व्हाट इज h? h का क्या होता है? h इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। व्हाट इज h? h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, व्हाट इज h? h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है दैट इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये तुमको याद रखना पड़ेगा,
कांस्टेंट का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो सर्कुलर ऑर्बिट कौन सा, ये तो समझ में आ गया ना, उस इलेक्ट्रॉन का जिसका एंगुलर मोमेंटम विल बी आइदर इक्वल टू h/2 और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 n इक्वल्स टू व्हाट 1 2 3 4, ऐसा नहीं 1.5 नहीं होगा, होल नंबर मल्टीपल, सम इंटीजर होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, दैट शुड बी होल नंबर। 1.5 टाइम्स नहीं होगा, 2.5 टाइम्स नहीं होगा, 2.6 टाइम्स नहीं होगा, 2.9 टाइम्स नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, होल नंबर होना पड़ेगा, होल नंबर मल्टीपल। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन मान लो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे है, और उसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये फर्स्ट एनर्जी स्टेट है, ये सेकंड एनर्जी स्टेट है, ये थर्ड एनर्जी स्टेट है। फर्स्ट एनर्जी स्टेट का एनर्जी को हम लोग सपोज बोल रहे हैं E1, सेकंड शेल वाले सेकंड ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल है उसको हम लोग E2 बोल रहे हैं, और जो थर्ड वाला आउटर वाला दिख रहा है, थर्ड वाले का जो एनर्जी लेवल उसको हम लोग क्या बोलेंगे, E3 बोलेंगे। ठीक है, अभी हमारा इलेक्ट्रॉन जो है ये सेकंड वाले ऑर्बिट में है, सेकंड एनर्जी लेवल पे है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आता है, हायर टू लोअर, कहाँ से आया, फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर में आया, मतलब कहाँ से कहाँ पे आया, 2 से 1 में आया, है ना, तो क्या होगा, इट विल लूज एनर्जी, इट विल लूज एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स कैन एब्जॉर्ब और एमिट रेडिएशन, बोला या तो एब्जॉर्ब करेगा या तो एमिट करेगा व्हेन इट जंप्स फ्रॉम लोअर टू हायर और फॉल्स फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट्स। ठीक है, कब एमिट कब करेगा, जब ये हायर टू लोअर ऑर्बिट में आएगा, ऊपर से नीचे जब आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, ये एनर्जी रिलीज करेगा। बट वही अगर उल्टा पकड़ लो, यहाँ से यहाँ गया होता, अगर 2 से 3 में गया होता तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता, एनर्जी एब्जॉर्ब करता, कितना करता ये थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे हम लोग, या फिर यहाँ पे भी थोड़ा शॉर्ट में देख लेंगे कितना करेगा। लेकिन पहले समझो कि एनर्जी कब लूज करेगा, कब एनर्जी गेन करेगा, जब लोअर टू हायर जाएगा, लोअर टू हायर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जब हायर टू लोअर में जंप करेगा, हायर टू लोअर में आकर के गिरेगा, तब एनर्जी रिलीज करेगा। ये तो समझ में आ गया ना, कब रिलीज करता है एनर्जी इलेक्ट्रॉन और कब एब्जॉर्ब करेगा, कब गेन करेगा। ठीक है, अच्छा सपोज कर लो अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पे आया, 2 से 1 में आकर गिरा, 2 से 1 में आकर गिरा, 2 वाले का तो कितना एनर्जी, पहले ये बताओ, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी एमिट करेगा, तो कितना एनर्जी एमिट करेगा, एनर्जी एमिट कितना करेगा, एमिटेड, दिस विल बी इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस, इसका एनर्जी कितना था, इसका एनर्जी कितना है, मान लो इस फर्स्ट वाले का एनर्जी है E1 एंड इसका एनर्जी कितना है E2, फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी लेवल, फाइनल का एनर्जी कितना है जहाँ पे गिर रहा है E1 एंड बाहर वाले क्या है E2। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा E, चेंज ऑफ एनर्जी, चेंज ऑफ एनर्जी, है ना। अब हम लोग थोड़ा वैल्यूज़ में लाते हैं, चलो एक सिंपल सा डेटा वैल्यू देते हैं। इसका एनर्जी मान लो 10 है, बाहर वाले का मान लो 15 है, इसका मान लो कितना 20 है, सपोज कर लो ये एनर्जी 10 है, इसका 15 है, इसका 20 है, इसके बाहर जो आया उसका कितना 25 है। मान लो 15 से ये वाला 15 से अगर 20 में जाता है, मतलब इस एनर्जी लेवल से सेकंड वाले से कहाँ पे जा रहा है, थर्ड में जा रहा है, तो कितना एनर्जी यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या होगा, एनर्जी चाहिए होगा ना, एनर्जी रिलीज करेगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्यों, बिकॉज लोअर टू हायर जा रहा है, लोअर टू हायर जा रहा है। ठीक है, एक बात और जान जाओ, सबसे अंदर वाले का एनर्जी क्या होता है, कम होता है, जैसे दूर जाएंगे हम लोग एनर्जी बढ़ता जाएगा, जैसे हम लोग दूर जाएंगे एनर्जी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और इन्फिनिटी पे जाकर के सबसे मैक्सिमम हो जाता है एनर्जी। एनर्जी सबसे कम कहाँ पे है, यहाँ पे, जो न्यूक्लियस के जितने पास में होगा एनर्जी उतना कम होगा, न्यूक्लियस से जितना दूर होगा, कितना दूर, इन्फिनिटी पे मान लो, वहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, और वो कितना होता है, 0 होता है। सबसे मैक्सिमम एनर्जी क्या होता है,
ज़ीरो होता है। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी वैल्यूज़ देखेंगे, थोड़ी देर बाद ही देखेंगे, फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे, तब सारा चीज़ देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल जान जाओ कि सबसे करीब में न्यूक्लियस के जो होता है उसका एनर्जी कम, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हायर 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 ऑर्बिट्स में, हायर एनर्जी लेवल्स में जैसे बढ़ते जाएंगे, एनर्जी का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो अगर 10 से मान लो यहाँ से यहाँ आना है, फर्स्ट टू सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, अगर फर्स्ट से फोर्थ में जाना है तब तुमको क्लियरली समझ में आ रहा है क्या एनर्जी इसको चाहिए होगा, एनर्जी इसको चाहिए होगा, कितना एनर्जी चाहिए होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना चाहिए होगा, फाइनल माइनस इनिशियल कितना है, तो 15 जूल, मान लो हमने यूनिट पकड़ लिया जूल, 15 जूल एनर्जी। मतलब अगर फर्स्ट ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, वहाँ से वो फोर्थ ऑर्बिट में जाना चाहता है, तो एनर्जी उसको कितना चाहिए होगा, 15 जूल एनर्जी चाहिए होगा। कैसे, तो E4, इस वाले को हम लोग बोल रहे हैं E4 माइनस E1, E4 माइनस E1 एनर्जी इसको चाहिए होगा, जिसको हम लोग बोले क्या, चेंज ऑफ एनर्जी। ऑपोजिट समझो, अगर 3 से यहाँ पे ये 3 है, ये 3 से अगर 1 में जाना है, ठीक है, अगर 3 से 1 में जाना है तो एनर्जी क्या होगा, ये लूज़ करेगा। नीचे में तो कम है ना एनर्जी, यहाँ पे ज़्यादा है तो एनर्जी लूज़ करेगा। ठीक है, एनर्जी लूज़ करेगा तो क्या होगा, देखो इसने एनर्जी लूज़ कर दिया। तो एनर्जी को लूज़ करता है, किस फॉर्म में एनर्जी लूज़ होता है, तो एनर्जी लूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी एमिट करता है। जब भी हायर टू लोअर में जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, मतलब वेव्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ से मान लो थर्ड से बहुत गंदा हो गया, थोड़ा मुझे क्लियर करने तो इसको एक बार फिर से बना रहा हूँ इसको, तब थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये है हमारा ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस है, मान लो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, मान लो थर्ड से 1 में गिरा, थर्ड से कहाँ पे गिरा, 1 में गिरा, तो कितना एनर्जी रिलीज़ होगा ना एब्जॉर्ब होगा, हाँ, हायर टू लोअर आएगा तो एमिट करेगा, मतलब रिलीज़ होगा। कितना एनर्जी रिलीज़ होगा, तो डेल्टा E, मतलब E1 माइनस E3, E1 माइनस E3, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, डेल्टा E जिसको हम लोग बोलेंगे, कितना रिलीज़ होगा, तो बोल दिया डेल्टा E। जैसे हमने इसका वैल्यू बोला था 10, इसका बोला था 15, इसका बोला था 20, तो 20 था इसका और 10 था फाइनल का, टोटल 10 जूल। E1 का वैल्यू कितना है, 10, माइनस 3 का कितना, 20, मतलब कितना आएगा, माइनस 10 जूल। ये 10 जूल एनर्जी, माइनस मतलब रिलीज़ होना, 10 जूल एनर्जी, और ये माइनस मतलब रिलीज़ होगा, एनर्जी रिलीज़ हो रहा है। खैर छोड़ो, ये जो रिलीज़ हो रहा है, ये ध्यान से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ये क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एनर्जी किस फॉर्म में जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये अगर वेव है तो इसका वेवलेंथ होगा, इसका फ्रीक्वेंसी होगा, इसका वेव नंबर होगा, सब कुछ होगा ना। ठीक है, तो हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली E इक्वल्स टू एच न्यू पता है हमें, E इक्वल्स टू एच न्यू, ये अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये हमें पता है, हमने पहले के वीडियोस में देखा है। E एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय उस वेव का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये जो वेव निकला, इसका एनर्जी क्या है, तो हम लोग उसको डेल्टा E बोल सकते हैं। तो डेल्टा E विल बी इक्वल टू, इस वेव का कितना एनर्जी निकला, डेल्टा E एनर्जी निकला ना, डेल्टा E एनर्जी कुछ एक वैल्यू होगा एनर्जी का, तो ये जो वेव निकला जिसका एनर्जी क्या है, डेल्टा E, इस वेव का अपना एक वेवलेंथ होगा जिसको हम लोग लैम्डा बोलते हैं, उसका एक फ्रीक्वेंसी होगा, है ना, तो वो फ्रीक्वेंसी क्या होगा उस वेव का, तो इसके बेसिस पे हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, और ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एमिटेड
रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एमिटेड रेडिएशन। तो पूछेगा कि अगर इलेक्ट्रॉन मान लो 4th to 2nd में आकर जंप करता है, 4th to 2nd में आके जंप करता है, तो तब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, E2 माइनस E4 इज इक्वल टू डेल्टा E एंड दैट विल बी इक्वल्स टू h न्यू। ठीक है, E2 का वैल्यू तुमको पता होगा, E4 का वैल्यू तुमको पता होगा, करके तुम डेल्टा E निकाल लोगे, h का वैल्यू पता है, तो न्यू विल बी व्हाट, डेल्टा E बाई h, करके हम लोग इस एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। सो ये बहुत ही इजी सा एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लो, इस पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। लिख लिया ना। अब इम्पॉर्टेंट बात, अब हम लोग आ रहे हैं, ये तो हमने थ्योरी पार्ट पढ़ लिया, बोर्ड्स का जो पोस्टुलेट था सभी को हमने समझ लिया। ठीक है, चारों के चारों पोस्टुलेट्स को हमने समझ लिया, और जहाँ थोड़ा मोड़ा न्यूमेरिकल का फॉर्मूला का, जहाँ पे फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ा हमने वो भी पढ़ लिया। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ा हमने, तो MVR इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 है ना, एंड डेल्टा E इक्वल्स टू क्या पढ़ा हमने, h न्यू पढ़ लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये दो फॉर्मूला हमें पता है। अब हमें क्या करना है, मान लो ये हमारा न्यूक्लियस और ये हमारा ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट। इस ऑर्बिट का यहाँ से इसका एक रेडियस होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसका एक वेलोसिटी होगा, इस पर्टिकुलर ऑर्बिट का एक एनर्जी होगा, है ना, होगा ना। तो अब हम लोग इन सभी का वैल्यू को निकालेंगे, और इसके लिए वैल्यू मतलब इसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे कि किस ऑर्बिट का, मान लो फर्स्ट ऑर्बिट का, सेकंड ऑर्बिट का, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस क्या है, फोर्थ उसमें इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या है, उस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल क्या है। तो इसके लिए अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आने जा रहे हैं, जो कि फॉर्मूला बेस्ड होगा, जिस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेडियस कैसे निकालते हैं, किसी भी एटम का रेडियस, बोर्ड्स रेडियस निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो बात बोला, किसी भी एटम का नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, बोलो मन में बोलो, हाँ वेरी गुड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। वेरी गुड, तो रेडियस निकालते हैं। उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ये हमारा छोटू सा न्यूक्लियस, इसके बाहर क्या है, ये एक ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है इसमें घूम रहा है। अब ये बताओ मुझे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, बट इसका एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, लेकिन इसका एक टेंडेंसी है, क्या ये टेंजेंशियली बाहर निकल जाए। कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर मोशन में घूमता है तो वहाँ से टेंजेंशियली, सपोज करो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना, तो ये यहाँ के टेंजेंशियली बाहर निकलने का एक टेंडेंसी रखता है, लेकिन बाहर क्यों नहीं निकल जाता इलेक्ट्रॉन। तो सर ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है और ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन होते हैं, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होता है। नया कौन सा बात है, होता ही है अट्रैक्शन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से ही ये इलेक्ट्रॉन हर मोमेंट पे इधर जाना चाहता है, बट ये देखो ये इलेक्ट्रॉन टेंजेंशियली बाहर निकलना चाहता है, बट ये इसको अंदर खींच लेता है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। फिर इस मोमेंट पे ये टेंजेंशियली बाहर निकलता है, ये इसको अंदर खींचता है, और ये कहाँ आता है, ऐसे। तो ऐसे करके ये एक्चुअली में इस बात को फॉलो करता है। तो एक बात को समझो, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एक इनवर्ड, एक सेंटर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ये सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। दैट फोर्स जो कि अंदर की तरफ आ रहा है, जो कि अंदर की तरफ ये प्रोटॉन की तरफ इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फिजिक्स में भी तुम लोग पढ़ोगे। दैट फोर्स इज कॉल्ड व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। And this centripetal force is responsible for the movement of electron in a circular path. क्यों? अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन का ऑलवेज एक टेंडेंसी है कि
इस टेंजेंशियल ये फ्लाई कर जाए, बट ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अंदर एक फोर्स है, ये इसको टान ले रहा है। और ये इलेक्ट्रोसेंट्रिपिटल जो फोर्स है उसका वैल्यू होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स का वैल्यू होता है F इक्वल्स टू mv²/r। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, Fc इक्वल्स टू mv²/r। व्हाट इज m? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज v? जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट इज r? तो ये जो रेडियस है दैट इज r। ठीक है, समझ में आया? तो सेंट्रिपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन हमें पता है, फिजिक्स में पढ़ना हमें, रोटेशनल डायनामिक्स में सेंट्रिपिटल फोर्स mv²/r जो कि इनवर्ड है और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों अपोजिट चार्ज के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स हो रहा है, कोई भी दो बॉडी के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। वैसे दो अपोजिटली चार्ज, दो सेम चार्ज है ना, अगर कोई चार्ज बॉडी के बीच में जो भी फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। व्हाई? बिकॉज बोथ आर अपोजिटली चार्ज बॉडीज, राइट। तो यहाँ पे जो इनवर्ट फोर्स आ रहा है एक्चुअली में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट here that is electrostatic force of attraction, and that the value of electrostatic force in this situation will be 1/4 pi epsilon naught है ना, Q1 Q2 by R square। ये तुम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा क्लास 12 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charged bodies is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 R square। What is Q1 and what is Q2 and what is R square? Q1 क्या है? चार्ज ऑफ फर्स्ट बॉडी। Q2 क्या है? चार्ज ऑफ द सेकेंड बॉडी। What is R? इन दोनों बॉडीज के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R। ठीक है, तो हमने क्या बोला, इन दिस सिचुएशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट, मतलब ये जो इनवर्ट फोर्स है ये क्या है, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इन दिस सिचुएशन कैन वी से दैट Fc इज इक्वल टू Fe, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो mv²/r विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, हमने बोर्स मॉडल में क्या पढ़ा था, एक ही इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, सपोज कर लो Q1 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज को हम लोग E बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E। व्हाट इज Q2? Q2 क्या है, तो न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। व्हाट इज Q2? न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, तो हमने बोला उस पर भी इस पर भी तो प्रोटॉन पॉजिटिव, इसमें जो भी चार्ज होता है दैट इज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। इसका भी तो वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर ही होता है ना। हाँ, अलग बात इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, नेगेटिव होता है, वो अलग बात है ना। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, इसका पॉजिटिव में रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, अगर हाइड्रोजन होगा तो वो 1 ही होगा, लेकिन अगर हमने हीलियम प्लस ले लिया तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही होगा, इसलिए हम लोग Q1 की जगह पे एक ही इलेक्ट्रॉन लेंगे। बट Q2 हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, 2, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा, 2, तो चार्ज क्या हो जाएगा, 2 × E। अच्छा, ये E क्यों लिखा, ये समझ में आ रहा है ना। E तो सर आपने लिख दिया इलेक्ट्रॉन के लिए, Q1 के लिए E लिखा, क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो रहा है। तो Q2 के लिए E क्यों लिखा, अरे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है प्रोटॉन के भी चार्ज का वही मैग्नीट्यूड है, बस साइन ऑपोजिट है, इसलिए हमने उसको भी E ही लिखा। अब ये 2 क्यों लिख दिया, इसके लिए He+ के लिए लिखा। He+ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल के लिए एप्लीकेबल होगा या नहीं, ये बताओ। हाँ होगा, एप्लीकेबल जब होगा ये
तो हमने इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे एक ही है, हीलियम He+ में इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, तो इसका चार्ज क्या होगा, E ही होगा। बट प्रोटॉन तो यहाँ पे 2 है ना, 2 है ना सर, तो देखो हमने 2 इंटू चार्ज लिख दिया। अगर मान लो कोई और होता, मान लो लिथियम Li2+ होता, तो यहाँ पे ये 3 होता, मतलब जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहता है, इसलिए हम लोग सिंपली उसको क्या लिख देंगे, Ze लिखेंगे। क्या चार्ज लिख देंगे न्यूक्लियस का, Ze। तो क्या हम लोग इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके mv² बाई r एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई साइलेंट नॉट, Q1 की जगह पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज को क्या लिखेंगे, E, Q2 को क्या लिखेंगे, Ze बाई r², ये Ze² हो जाएगा, है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन था, इसके बेसिस पे ही हम लोग रेडियस निकालेंगे, इसके बेसिस पे ही हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, इसके बेसिस पे ही हम लोग एनर्जी निकालने वाले हैं, ठीक है। तब तक इसको नोट कर लो स्टूडेंट्स। सो ये 2 फॉर्मूला को लेकर के, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को लेकर के अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास रेडियस, बोर्स रेडियस का जो फॉर्मूला है वो पता चल जाएगा। तुम लोग इसको सॉल्व करके देखना। तो जो समझना था, मैंने क्या बोला, mvr इक्वल्स टू NH/2 पाई, ये दोनों को कंपेयर करके अगर रेडियस निकालोगे, रेडियस विल बी व्हाट, रेडियस विल बी योर n²h² बाई 4 पाई me² एंड z, n²h² 4 पाई me4 पाई स्क्वायर me² एंड z, ये है रेडियस। तो यहाँ पे चलो टर्म्स देखते हैं। व्हाट इज n, n क्या है, nth ऑर्बिट, किस ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, जिस ऑर्बिट का, तो Rn मतलब जिस, अगर फर्स्ट ऑर्बिट का मान लो, यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये न्यूक्लियस हुआ, ये फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, ये सेकंड ऑर्बिट हुआ, ये थर्ड ऑर्बिट हुआ, ये फोर्थ ऑर्बिट, मैं हाफ बता रहा हूँ ऑर्बिट को। तो मान लो कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट विल बी 4², एन मतलब 4², ऐसे करके करना होगा हमें, ठीक है। व्हाट इज एच, एच तो पता है तुम्हें, व्हाट इज एच, प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट है, π² कांस्टेंट, व्हाट इज m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज e, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, व्हाट इज z, एटॉमिक नंबर, व्हाट इज z, एटॉमिक नंबर। अगर हमने हाइड्रोजन पकड़ा है, अगर हमने हाइड्रोजन लिया है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने हाइड्रोजन लिया तो ये 1 हो जाएगा, बट अगर हाइड्रोजन की जगह He+ लिया है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग ये देखो क्या क्या इसमें कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट क्या क्या, अच्छा z क्या लिख लिया, एटॉमिक नंबर, z इज व्हाट, एटॉमिक नंबर, E क्या है, E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, m इज व्हाट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है 4 पाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मतलब ये पूरा पार्ट एक तरह से कांस्टेंट है, देख लो एक फिक्स्ड वैल्यू कांस्टेंट है। तो Rn, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट विल बी इक्वल्स टू n² बाई z, n² बाई z, है ना, मल्टीप्लाइड बाई ये जो है सम कांस्टेंट जिसको हम लोग A0 बोलते हैं। ये एक शॉर्ट फार्मूला आता है, 99% जगह या फिर 95% जगह देखोगे यही वाले फॉर्मूले से हमारा सारा रेडियस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ जगह पे हमें ये सारा वैल्यूज़ चेंज कर सकता है ना, वहाँ पे हम कुछ और दे देगा, इलेक्ट्रॉन की जगह पे कुछ और दे देगा, उसका मास कुछ और दे देगा, तब हमें ये वैल्यू पुट करके Rn फाइंड करना होता है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। वरना मैक्सिमम जगह पे सोच लो ये पूरा जो कांस्टेंट है उसको कैलकुलेट एक जगह पे करके हमने क्या कर दिया, उस कांस्टेंट को A0 लिख दिया है। तो फॉर्मूला जो अब आता है रेडियस का फॉर nth ऑर्बिट, हमने क्या फॉर्मूला लिख लिया है, nth ऑर्बिट के लिए रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट विल बी r, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट विल बी A0 इंटू n² बाई z, ये फॉर्मूला।
ए नॉट क्या है, एक कांस्टेंट है, फिक्स्ड। ये पूरे चीज़ को हम लोग ए नॉट बोलते हैं। इसको कैलकुलेट करने के बाद आता है वैल्यू 52.9 पिकोमीटर। 52.9 पिकोमीटर, ये एक वैल्यू फिक्स्ड है। इसका मतलब अगर हमें बोला है, क्वेश्चन देता है, मान लो ये तो समझ गए ना। अब एक क्वेश्चन दिया है, मान लो फाइंड द फर्स्ट बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। फाइंड द फर्स्ट बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट बोर रेडियस या फिर फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम का फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेडियस। रेडियस हमें फाइंड करना है किसका, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमें क्या, रेडियस का फॉर्मूला पता है, आर एन इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। एन स्क्वायर बाई जेड, ये फॉर्मूला पता है हमें। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट ऑर्बिट का। तो आर वन ए नॉट की जगह पे क्या होगा 52.9 पिकोमीटर, एन की जगह पे क्या होगा 1 स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट की बात की है यहाँ पे। एन इक्वल्स टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट बाई जेड एटॉमिक नंबर, बिकॉज ये हाइड्रोजन बोला है तो ये क्या हो जाएगा 1। तो R1 विल बी व्हाट, देखो 52.9 पिकोमीटर। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, लिखते जाओ, वीडियो को पॉज करो, लिखते जाओ। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन बोलता, फाइंड द रेडियस ऑफ, क्वेश्चन फाइंड द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट फॉर Li एटम। लिथियम एटम के लिए सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस बताओ। तुम फटाफट क्या करोगे, तो सर रेडियस का फॉर्मूला होता है आर एन इक्वल्स टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो एन इक्वल्स टू व्हाट, कौन सा ऑर्बिट का बात बोला है 2, तो आर की जगह पे क्या पुट करोगे, आर रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इक्वल्स टू ए नॉट की जगह पे 52.9 करोगे इंटू एन स्क्वायर, मतलब एन की जगह पे 2 स्क्वायर बाई जेड क्या करोगे, तो लिथियम बोला है तो यहाँ पे क्या डालोगे 3। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व कर लोगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये होगा ही नहीं, इसका फाइंड ही नहीं कर सकते, बिकॉज ये लिथियम दिया है। लिथियम एटम के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, ये Li2+ के लिए एप्लीकेबल होता, क्योंकि Li2+ मतलब इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 1, एंड वी नो दैट बोर्स एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली। तब हम लोग ये चीज़ कर सकते थे, तो ध्यान देना है। Li बोले तो नहीं होगा, Li2+ के लिए हम लोग बोर्स मॉडल लगा के ये हम लोग जो भी आएगा पिकोमीटर के टर्म में हम लोग इस तरह से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो बहुत इजी है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने बोला क्या, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स जो है इसी फॉर्मूले पे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग रेडियस का। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ, इसके बाद हम लोग एक और भी क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन जल्दी से कर लो, वीडियो पॉज करो एंड जल्दी से करो। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस का रेशियो क्या होगा। कर लिया, देखो मैं भी कर ले रहा हूँ, देख लो। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल्स टू व्हाट, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, पता है हमें। अगर हमने रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट निकाला तो ए नॉट इंटू 1 स्क्वायर बाई जेड। यहाँ पे जेड क्या है, हाइड्रोजन के लिए, तो हर सब के लिए क्या होगा, सेम होगा, तो हम लोग जेड ही रहने देते हैं। सेकंड के लिए क्या होगा, ए नॉट इंटू
2 स्क्वायर बाई जेड। थर्ड ऑर्बिट के लिए क्या होगा, ए नॉट इंटू 3 स्क्वायर बाई जेड। अगर हमें रेडियस का रेशियो निकालना है R1:R2:R3, क्या आएगा, ये देख करके लग रहा है ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये z कैंसिल हो जाएगा, 1 स्क्वायर इस टू 2 स्क्वायर इस टू 3 स्क्वायर, मतलब 1:4:9। ये क्या है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अगर वही बोलता हीलियम He+ आयन के लिए अगर बोला होता, मान लो He+ आयन के लिए रेडियस का रेशियो निकालने बोला होता, तब क्या होता, यहाँ इसके पहले तो हाइड्रोजन का बोला ना, He+ आयन के लिए बोला होता तब क्या होता, तो भी सेम ही होता। क्यों, क्योंकि ये Z भी अभी क्या होता, सबके लिए सेम होता। ठीक है, तो भी रेडियस का रेशियो यही होता। हाँ, अगर बोलता फाइंड द रेशियो ऑफ, लिख लो इसको, फिर मैं दूसरा बता रहा हूँ क्या होता, वीडियो पॉज करके लिख लो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट, सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड He+ आयन, हाइड्रोजन एटम एंड He+ आयन। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड बोर ऑर्बिट निकालना है, सेकेंड बोर ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए एंड He+ आयन के लिए, है ना, और दोनों का रेशियो बताना है। तो फॉर्मूला तो हमें ये पता है, हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, R2A0 इंटू n² बाई, हाइड्रोजन के लिए ये Z1 होगा, और सेकेंड बोर ऑर्बिट मतलब n² ही होगा ना। अच्छा, ये हाइड्रोजन के लिए, अब यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए हमने लिख लिया, हाइड्रोजन एटम के लिए यहाँ पे हमने n क्यों रखा है, बोलो तो n क्यों रखा है, बिकॉज n फिक्स्ड है ना, ये 2, उसके लिए भी 2 आएगा, He+ आयन के लिए क्या आएगा, देखो तो R2 विल बी A0 इंटू n² बाई Z की जगह में क्या लिखेंगे हम लोग, 2 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कर देते हैं, रेडियस ऑफ He+ आयन कर देते हैं। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज टू रेडियस ऑफ He+ आयन क्या हो जाएगा, A0 कैंसिल, n² कैंसिल। इसलिए मैंने जो सेम था, कभी भी अगर रेशियो निकालते हैं तो जो कांस्टेंट पार्ट है उसका वैल्यू पुट नहीं करना होगा, वो खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1:, ये 1/2 हो जाएगा, मतलब क्या आएगा आंसर इसका, 2:1, R ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एंड रेडियस ऑफ He+, ये क्या आएगा, 2:1 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से क्वेश्चन करना है हमें रेडियस वाला। इसके बाद अभी हम लोग थोड़ी देर बाद एनर्जी का भी एक्सप्रेशन निकालेंगे, फिर से वेलोसिटी का भी एक्सप्रेशन निकालेंगे। बहुत रात हो गया, वीडियो बनाते बनाते थक गया, फिर भी देखो अभी मैं इस पे और भी कुछ नोट्स में क्वेश्चन दिया हूँ, फिर कल मैं इस वीडियो को फिर से दोबारा वीडियो में दूंगा, कल देख लेना। तब तक ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है इसको करो, तुम्हारे नोट्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, जो भी रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस को कर लो, मुझे आंसर जल्दी से भेज दो। ठीक है।